नमस्कार, OneRead.News में आपका स्वागत है। आज 18 अगस्त 2025 की कुछ जरूरी खबरों पर बात करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर राजनीति से। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जी हाँ, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन ये तमिलनाडु से हैं शायद। हाँ बिल्कुल, तमिलनाडु से भाजपा के पुराने और अनुभवी नेता हैं। तो इसे एक रणनीतिक कदम की तरह देखा जा रहा है। अच्छा, रणनीति मतलब तमिलनाडु चुनाव को ध्यान में रखकर। हाँ, कह सकते हैं। 2026 में वहाँ चुनाव होने हैं, तो ये शायद उसी दिशा में एक कोशिश है। एक तरह से दक्षिण में पैठ बनाने की कोशिश। ठीक है। अब न्यायपालिका की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग सैन्य कैडेट्स के लिए कुछ किया है। हाँ, ये एक अहम मामला है। कोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान लिया है, मतलब सुओ मोटो कॉग्निसेंस। ये कौन से कैडेट्स हैं? ये वो कैडेट्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान मान लीजिए कोई चोट लग गई और फिर उन्हें मेडिकली डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ओह, तो उनके साथ क्या होता है फिर? यहीं पे दिक्कत है। उन्हें ना तो पूर्व सैनिक यानी एक सर्विसमैन का दर्जा मिलता है और ना ही कोई खास वित्तीय या मेडिकल मदद। अरे, ये तो काफी गंभीर बात है। मतलब वो बीच में ही रह जाते हैं एक तरह से। बिल्कुल, कोर्ट ने भी यही माना है कि ये शासन में मतलब गवर्नेंस में एक बड़ी कमी है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला भी है शायद राज्यपालों को लेकर। जी, ये भी काफी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधानसभाओं से पास होकर जो बिल उनके पास आते हैं, हाँ, उन पर फैसला लेने के लिए अब एक समय सीमा होगी। समय सीमा कितनी? 3 महीने की। कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर उन्हें उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, या तो मंजूरी दें या वापस भेजें या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखें। लेकिन केंद्र सरकार इस पर सहमत नहीं है शायद। हाँ, केंद्र का कहना है कि अदालत वो शक्तियां नहीं ले सकती जो संविधान ने उसे नहीं दी हैं। मतलब ये एक तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल है। ये तो वही पुराना मुद्दा हो गया, कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका, अधिकारों का संतुलन। बिल्कुल, ये क्लासिक टकराव का बिंदु है। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अब विदेश नीति पर आते हैं। जी विदेश सचिव नेपाल गए हैं। जी, विक्रम मिश्री काठमांडू में है। उन्होंने वहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों से मुलाकात की है। ये दौरा क्यों अहम है? ये भारत की पड़ोसी पहले यानी नेबरहुड फर्स्ट नीति का हिस्सा है। फोकस रहता है कनेक्टिविटी बढ़ाने पर, विकास परियोजनाओं पर। और नेपाल तो वैसे भी हमारा बहुत करीबी पड़ोसी है। बिल्कुल, इसीलिए इस तरह के हाई लेवल दौरे मतलब उच्च स्तरीय बातचीत लगातार होते रहना जरूरी है ताकि रिश्ते मजबूत रहें, कोई गलतफहमी ना हो। आई थी कि बिहार की वोटर लिस्ट में करीब 22 लाख मृत मतदाता पाए गए। इस पर काफी हंगामा हुआ था। हाँ, मैंने सुना था। तो क्या ये सच है? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अब इस पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो 22 लाख नाम है, ये उन लोगों के हैं जिनकी मृत्यु कई सालों के दौरान हुई है। अच्छा, मतलब ये हल्की गड़बड़ी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हुए थे समय पर। ये एक प्रणालीगत मतलब सिस्टम की कह सकते हैं सुस्ती या अक्षमता है। लेकिन इससे राजनीतिक माहौल तो खराब हो ही जाता है, शक पैदा होता है। बिल्कुल, इसीलिए चुनाव आयोग ने इसे साफ करना जरूरी समझा। ये दिखाता है कि डेटा मैनेजमेंट कितना जरूरी है चुनावी प्रक्रिया में। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच भी कुछ बातचीत हुई है। जी, हमारे विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के अपने समकक्ष से मुलाकात की। क्या बात हुई? फोकस किस पर था? मुख्य रूप से रणनीतिक संबंधों को और गहरा करने पर बात हुई। अच्छा, जैसे आर्थिक सुरक्षा है, सप्लाई चेन को मजबूत करना है। सप्लाई चेन तो आजकल वैसे भी बहुत अहम मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, और साथ ही रक्षा उद्योगों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर था। तो कुल मिलाकर ये दुनिया में जो अनिश्चितता का माहौल है, उसमें भरोसेमंद साझेदार बनाने की कोशिश है। बिल्कुल सही, एक लचीली मजबूत साझेदारी बनाने पर फोकस है। ठीक है। अब ऊर्जा क्षेत्र की एक खबर। उत्तर प्रदेश को पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट मिला है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया है। ये यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ग्रीन हाइड्रोजन, ये काम कैसे करेगा? मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? ये प्लांट जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा और उससे प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस के साथ मिला देगा। अच्छा, मिक्स करके? हाँ, मिक्स करके शहर के गैस सप्लाई नेटवर्क में भेजा जाएगा। तो जो मौजूदा गैस पाइपलाइन है, उन्हीं का इस्तेमाल करके ये हरित ईंधन लोगों तक पहुंचेगा।
ये तो बड़ा इनोवेटिव तरीका है, मतलब नई पाइपलाइन नहीं डालनी पड़ेगी। हाँ, यही इसकी खासियत है, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ग्रीन फ्यूल को इंट्रोड्यूस करना। बढ़िया। अब जरा विपक्षी खेमे की खबर ले लें। इंडिया ब्लॉक के नेता मिल रहे हैं आज। जी, विपक्षी दलों का जो इंडिया ब्लॉक है, उनके नेताओं की आज संसद में बैठक होनी है। इसकी टाइमिंग खास है क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा भी हो गई है। हाँ बिल्कुल, एक तो उपराष्ट्रपति चुनाव सामने है और दूसरा बिहार में विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा भी चल रही है। तो इन सब के बीच ये बैठक विपक्ष के लिए अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिहाज से काफी अहम हो सकती है। देखना होगा क्या रणनीति बनती है। अच्छा, एक और खबर कोर्ट से है, दिल्ली हाई कोर्ट। हाँ सैन्य पेंशन को लेकर। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर काफी सख्त टिप्पणी की है। किस बात पर? कोर्ट ने कहा है कि सरकार आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी AFT के लगभग हर उस फैसले को चुनौती दे देती है जिसमें सैनिकों को पेंशन या कोई लाभ दिया जाता है। हर फैसले को? हाँ, कोर्ट ने इसे विरोधात्मक यानी एडवर्सेरियल रवैया कहा है और इस सरकार को इसके खिलाफ चेताया है। ये तो अजीब बात है। एक तरफ हम सैनिकों के सम्मान की बात करते हैं। बिल्कुल। कोर्ट ने इसी विरोधाभास की ओर इशारा किया है कि बयानों में सम्मान और जमीनी हकीकत में उनके ही खिलाफ मुकदमेबाजी ये ठीक नहीं है। ये नौकरशाही की एक तरह की प्रैक्टिस बन गई है शायद। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, पूर्वोत्तर से भी ये खबर है, छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी NESU, उसने अवैध आप्रवासन के खिलाफ पूरे क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। अवैध आप्रवासन, ये तो वहाँ पुराना और संवेदनशील मुद्दा है। हाँ, बहुत ज्यादा। आज 18 अगस्त को गुवाहाटी में एक बड़ा प्रदर्शन भी रखा गया है। ये दिखाता है कि ये चिंताएं वहाँ लगातार बनी हुई हैं और लोग इस पर सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं। बिल्कुल, ये एक जटिल मुद्दा है वहाँ का। चलिए अब कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरों की ओर चलते हैं। मुंबई में एक खास स्ट्रीट फूड हब खुला है। हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने मुंबई में भारत का पहला ऐसा स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब लॉन्च किया है जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। पूरी तरह महिलाओं द्वारा? वाह! इसका नाम क्या है? इसका नाम है माउली और इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं चला रही हैं। और उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई होगी शायद फूड सेफ्टी वगैरह की। जी हाँ, उन्हें बाकायदा खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता की ट्रेनिंग दी गई है। तो ये एक साथ कई लक्ष्यों को साधता है। जैसे? एक तो महिला सशक्तिकरण हो रहा है, दूसरा लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित स्ट्रीट फूड मिल रहा है, और तीसरा ये असंगठित क्षेत्र को एक तरह से संगठित या फॉर्मल बनाने की कोशिश भी है। ये तो वाकई एक मल्टी डायमेंशनल मॉडल है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। कला और संस्कृति जगत से भी एक खबर है। फिल्म मेकर राकेश शर्मा को कोई अवार्ड मिला है। जी, राकेश शर्मा जो जाने माने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, उन्हें केरला में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। राकेश शर्मा, हाँ, उनकी फिल्म फाइनल सोल्यूशन काफी चर्चित रही थी। हाँ बिल्कुल, 2002 के गुजरात दंगों पर बनी वो बहुत ही बेबाक और साहसी फिल्म थी। उन्हें उसी के लिए खास तौर पे जाना जाता है। तो ये अवार्ड एक तरह से उनकी उसी हिम्मत और सच कहने की कला का सम्मान है। बिल्कुल, ये उन फिल्मकारों के लिए एक शक्तिशाली मान्यता है जो सामाजिक न्याय और सत्य को अपनी फिल्मों के जरिए सामने लाने का मुश्किल रास्ता चुनते हैं। बहुत अच्छा। अब एक और दिलचस्प पहल की बात करते हैं। कर्नाटक के मांड्या में कोई कम्युनिटी ऐप है जो जाने बचा रहा है। हाँ, ये भी एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे तकनीक और समुदाय मिलकर काम कर सकते हैं। ऐप का नाम है समैरिटन्स ऑफ मांड्या। ये करता क्या है? ये एक समुदाय संचालित ऐप है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की मुसीबत में है, किसी इमरजेंसी में है, तो वो इस ऐप के जरिए मदद मांग सकता है। और मदद कैसे मिलती है? ऐप तुरंत उस इलाके के आसपास मौजूद प्रशिक्षित स्थानीय स्वयं सेवकों यानी ट्रेन्ड लोकल वॉलंटियर्स को अलर्ट भेज देता है और वो लोग फौरन मदद के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट हो या कोई और संकट। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब एकदम ग्रासरूट लेवल पर इनोवेशन। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर सामाजिक नवाचार का ये एक बहुत ही उल्लेखनीय उदाहरण है। तकनीक का सही इस्तेमाल। सही बात है। चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। इजराइल में क्या हो रहा है? वहाँ बड़े प्रदर्शन हुए हैं। जी, पूरे इजरायली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोगों ने एक तरह से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की, सड़कों को ब्लॉक किया। मांग क्या थी? मांग ये थी कि सरकार गाजा में आतंकवादी समूहों द्वारा जो लोग बंधक बनाए गए हैं, उनकी रिहाई के लिए जल्द से जल्द कोई समझौता करे।
ये बंधकों का मुद्दा तो काफी समय से चल रहा है। हाँ, और लोगों का सब्र शायद अब जवाब दे रहा है। ये प्रदर्शन हमें याद दिलाते हैं कि राजनीति और संघर्ष के परे आखिर में हम सब इंसान हैं। हर कोई चाहता है कि उसके अपने प्रियजन सुरक्षित रहे, घर वापस आए। सही कहा, मानवीय पहलू सबसे ऊपर है। अच्छा, बोलीविया में चुनाव हुए हैं, वहां क्या स्थिति है? बोलीविया में राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं और वहां का माहौल काफी दिलचस्प है। एक तो देश आर्थिक उथल-पुथल से गुजर रहा है और दूसरा जो सत्तारूढ़ वामपंथी पार्टी है उसमें बड़ी फूट पड़ गई है। इन सब का नतीजा ये हो सकता है कि वहां दक्षिणपंथी पार्टी चुनाव जीत जाए। अच्छा, तो मतलब एक बड़ा बदलाव आ सकता है वहां की राजनीति में। हाँ, बिल्कुल। ये चुनाव बोलीविया में लगभग 20 साल से चले आ रहे समाजवादी शासन का अंत भी हो सकता है। इसका असर शायद पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र पर भी देखने को मिले। इस पर नजर रखनी होगी। और आखिर में अमेरिका और यूक्रेन। अमेरिका कोई बड़ी सुरक्षा गारंटी देने वाला है यूक्रेन को। जी, अमेरिकी प्रशासन की तरफ से बयान आया है कि वो यूक्रेन को गेम चेंजिंग सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार हैं। गेम चेंजिंग, ये बयान राष्ट्रपति जेलेंस्की के व्हाइट हाउस यात्रा से ठीक पहले आया है। हाँ, टाइमिंग महत्वपूर्ण है और इसमें जो खास बात कही गई है वो है अनुच्छेद 5 जैसा। आर्टिकल 5 लाइक? हाँ, अनुच्छेद 5, ये तो नेटो वाला है ना, सामूहिक सुरक्षा की गारंटी। हाँ, वही। मतलब एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। तो अनुच्छेद 5 जैसा कहना ये दिखाता है कि ये गारंटी काफी मजबूत हो सकती है। तो क्या ये यूक्रेन को नेटो सदस्यता के बराबर की सुरक्षा दे देगा? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन उसके काफी करीब। ये पूर्वी यूरोप की पूरी सुरक्षा संरचना को बदल सकता है, लेकिन जाहिर है इसके अपने नफा नुकसान होंगे, अपनी जटिलताएं होंगी। ये देखना होगा कि इसका असल मतलब क्या निकलता है। शायद इस क्षेत्र को इसकी कीमत भी चुकानी पड़े। ये वाकई एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। चलिए, तो ये थी आज की कुछ अहम सुर्खियां और उन पर हमारी बातचीत। जी, हमने कोशिश की कि आपको सिर्फ तथ्य बताएं, बिना किसी झुकाव या राय के, ताकि आप खुद अपनी समझ बना सकें। हाँ, यही हमारा प्रयास रहता है। और हम ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप जैसे श्रोता हमें सुनते हैं और समर्थन देते हैं। अभी तो ये सब मुफ्त है, तो इसे शेयर जरूर करें। अगर आपको खबरों को जानने का ये सीधा सपाट तरीका पसंद है तो www.oneread.news पर जाके सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों और परिवार वालों को भी ऐसे समाचार स्रोत से फायदा होगा, तो उनके साथ इसे साझा करें। आपका समर्थन हमें बिना किसी शोर शराबे के तथ्यात्मक और संक्षिप्त खबरें आप तक पहुंचाने में मदद करता है। आज सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमने आपके समाचार जानने के अनुभव में कुछ सकारात्मक जोड़ा होगा। हम कल सुबह 8 बजे फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार। Follow us on Spotify and YouTube to listen to this podcast every morning at 8 a.m.